बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल-हक़ नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन व दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हमारा जो मौजू है ख़वातीन व हज़रात, वो है पाकिस्तान में टैक्स का निज़ाम। हम जगह जगह ये बात करते हैं कि पाकिस्तानी जो शहरी हैं वो हर तरह का टैक्स देते हैं। कुछ टैक्स शौक़ से देते हैं जो दिन के ऊपर लगता है और वो दयानतदारी ईमानदारी के साथ करते हैं काम। एक वो तबका है कि जो बेचारे दे भी नहीं सकते लेकिन मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा के जबरन उनसे वसूल किया जाता है। और तीसरी एक किस्म ये है कि जो टैक्स चोर हैं, जो टैक्स का नाम ही सुनना नहीं चाहते। अगर टैक्स उनका 5 करोड़ बनता है तो वो 1 करोड़ रुपया दे के अपनी जान छुड़ा लेते हैं। मैं ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, एक बंदे ने बताया, वो कहते हैं हम तो जो एक पैकेज करते हैं जो जिसको स्पीडी कहते हैं हम, स्पीड मनी, तो उन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपये से कम हम डील ही नहीं करते। तो इस तरह के इशू भी हैं। जो हमारा मौजू है वो टैक्स है और आज जो हमारा पैनल है उस पैनल की ये खूबी है कि वो अपनी इस फील्ड के अंदर माहिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सर रिज़ा साहब, बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, अकाउंट्स के माहिर हैं। टैक्स की जितनी भी शिक्के हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी शोबाजात हैं, उनके ऊपर इनकी पूरी गिरफ्त है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। बड़ा इनका वसी मुतालिया है और बड़े बड़े जो टैक्स के इशू में लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको आसानी से निकालने के ये माहिर भी हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सर साहब की आमद का। इनके साथ मौजूद हैं हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त अब्दुल्ला मलिक साहब। आप इनको पहले भी देखते और सुनते रहते हैं, हमारे बड़े जाने जिगर हैं, बड़ा इनसे एक प्यार वाला ताल्लुक़ है। अब्दुल्ला साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद हैं शीज़ा कुरैशी साहिबा। ये भी माशाल्लाह अपने शोबे में इनकी पूरी महारत है। जो टैक्स की हमने आज बात करनी है, मैं मुदस्सर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि मुदस्सर साहब, हमारे मुल्क में कई तरह के टैक्स हैं। बराह रास्त टैक्स है, आमदनी टैक्स है, फिर सेल टैक्स आता है, कस्टम ड्यूटीज़ के अंदर आता है, एक्साइज ड्यूटी आती है और इस तरह कई और भी टैक्स हैं। तो मैं प्रोग्राम के इब्तिदा में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये टैक्स है क्या, एक फाइलर कैसे बनता है, इसका फ़ायदा क्या है। तो एक रियासत को ज़रूरी तो है, माज़अल्लाह हमारे मुल्क में ऐसे लोग भी हैं कि जो समझते हैं कि टैक्स नहीं देना चाहिए, ये शरई तौर पे भी हमारे ऊपर लाज़िम है। जिस मुल्क का खाते हैं उस मुल्क को भी हमने देना है। तो मुदस्सर साहब, फोरम ओपन है, क्या फरमाएंगे आप? जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया साहब। आज आपके विसासत से अपने सुनने वालों को नोटिस में ये बात लाना चाहूँगा कि जब से चेयरमैन एफबीआर ने मीडिया पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिसमें ये कहा गया है कि हम अब आने वाले वक्त में कोई भी नॉन फाइलर जो होगा वो ट्रैवल नहीं कर सकेगा, कोई प्रॉपर्टी नहीं बाई कर सकेगा, कोई व्हीकल नहीं ले सकेगा। तो अब ये बातें सुनकर लोग मुझे कॉल करते हैं, क्योंकि मैं एक कंसल्टेंट हूँ, कि वो कहते हैं कि जी ऐसा तो डोमेन है ना ये जी, कि ऐसा तो नहीं कि एक दिन हम एयरपोर्ट पे जाएं ट्रैवल करने के लिए, वहाँ पे हमें रोक दिया जाए कि जी आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम टैक्स रिटर्न सबमिट कराने के लिए लायबल हैं? तो फिर मेरा आंसर जो ये नॉर्मल सब लोगों के लिए होता है कि सबसे पहले ये हमें देखना चाहिए कि लॉ हमें क्या कहता है, कौन लोग हैं जो अपनी रिटर्न सबमिट करने के लिए लायबल हैं। देखिए, इसमें मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जनरल बात करूंगा समझने वाली। देखिए, एक सादा अल्फाज में अगर किसी आदमी की पर एनम 6 लाख इनकम है या 50,000 पर मंथ इनकम है, उस हद तक उस आदमी के लिए लायबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है कि वो अपने टैक्स रिटर्न सबमिट करे। ठीक है। हाँ, इससे जब ज़्यादा आप हो जाते हैं तब आप लायबल होते हैं। कम से कम 5 लाख नहीं, 6 लाख 50,000 साल की आमदन। जी, साल की। ये तो एक मैंने मोटी सी बात बता दें। इसके अलावा लॉ में कुछ और लोग मेंशन किए हैं कि जिनके लिए लाजिम है कि वो अपनी रिटर्न जमा कराएं। मसलन अगर एक आदमी के पास 1000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी का ऑनर है तो उसके लिए भी लाजिम है कि वो अपनी रिटर्न सबमिट करे। इसी तरह अगर किसी के पास फ्लैट है जो 2000 स्क्वायर फीट की जिसकी है, उसके लिए भी लाजिम है कि वो रिटर्न। ज़मीन कितनी है? और
زمین اگر اس کے پاس تقریباً 16-17 مرلے کا گھر ہے، یہ میں سٹیز کی بات کر رہا ہوں، تب اس کے لیے بھی لازم ہے. اسی طریقے سے اگر کسی آدمی نے آلریڈی NTN لے لیا ہے تو وہ بھی لازم ہے. تو یہ بات ہوگی کہ جن لوگوں کے لیے ریٹرن سبمٹ جو زرعی رقبہ ہے اس کا کتنا ہے؟ زرعی رقبے کی بھی ایک انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا ڈیفائن نہیں کیا ہوا کہ زرعی رقبہ اتنا ہوگا تو اس کے لیے لازم ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسا لاء میں مینشن نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں. اسی طرح جتنی کمپنیز ہیں جس کا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز پبلک، ان کے لیے بھی کمپلسری ہے، لازمی ہے کہ اپنی ریٹرن سبمٹ کریں. جتنے NPO نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہیں ان کے لیے بھی لازم ہے. تو یہ ایک لسٹ ہے جو میں نے بتایا کہ جن کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ کرنا ضروری ہے. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک بڑی اہم بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں آنے والے وقت میں اگر آپ لوگ نان فائلر ہیں تو آپ کے لیے سروائیو کرنا مشکل ترین ہو جائے گا. جی. اور ایسے لوگ بھی میں دیکھتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے طرف سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ٹیکس جمع کرایا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو کلیم نہیں کرتے اور ریٹرنز نہیں جمع کراتے. ایک میں چھوٹی سی مثال دوں گا تاکہ ہم آگے چلیں. دیکھیں جب آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہے ایڈوانس ٹیکس کی اماؤنٹ آپ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ ٹیکس دیتے ہیں. اب ایک آدمی اگر گاڑی خرید رہا ہے اور وہ اپنی ریٹرنز جمع نہیں کرا رہا، اٹ مینس کہ وہ سارا ٹیکس اس کا ضائع جا رہا ہے. صحیح. اس کو اس طرح آپ پراپرٹی لے رہے ہیں. اب پراپرٹی پہ گورنمنٹ نے اتنے ریٹ بڑھا دیے ہیں کہ آپ دیکھیں وہ اماؤنٹ ملینز میں چلی جاتی ہے. اگر ابھی مجھے ضیاء صاحب اجازت دیں گے تو میں بتاؤں گا کہ کتنی کی پراپرٹی ہو تو آپ کے اوپر کتنے % ٹیکس لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو میرا کہنے کا مطلب صرف لوگوں کو ایڈوائز کرنے کا یہ ہے کہ بے شمار لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، ان کا ٹیکس گورنمنٹ کے پاس گیا ہوتا ہے، وہ صرف ریٹرن سبمٹ کریں تو ان کو فردر ٹیکس جمع کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور جتنا ٹیکس ہے وہ کلیم کریں گے اور اتنی اماؤنٹ ان کی وائٹ ہو جائے گی. تو اب گھبرائیے نہیں، ایک اچھے کنسلٹنٹ کو دیکھ. تھوڑا میں یہاں ایڈ کر دوں میں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جہاں ٹول پلازے کا ہم نے ٹیکس دیا، اب ہم وہاں سے پرچی لیتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں وہاں پہ بھی ٹیکس ہوتا ہے. تو یہ جو ٹیکس ہیں چھوٹے چھوٹے ہمارے روزمرہ کے، اس کو بھی کیا ہم سال کے اینڈ پہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں فائلر میں؟ نہیں ضیاء صاحب، ایسا ہے ٹیکس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں. میجر میں بتاؤں 2 ٹیکسز ہوتے ہیں، ایک انکم ٹیکس ہے، ایک سیلز ٹیکس ہے. انکم ٹیکس جو ہے یہ آپ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں یا اس کو کلیم کر سکتے ہیں. جی. سیلز ٹیکس ویٹ فارم میں ہے، ویلیو ایڈڈ ٹیکس. یہ آپ کی ایک لائبلٹی ہے جو آپ نے پے کر دی اور اس کو آپ کلیم نہیں کر سکتے. میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے آپ نے ٹیکس تو ہے نا، وہ نہیں ٹیکس ہے سر، لیکن ٹیکس کی میں بتا رہا ہوں کہ نیچر ڈیفرنٹ ہے. اے ٹیکس وہ ہے جو آپ کا ڈائریکٹ ٹیکس کہلاتا ہے. جیسے ضیاء صاحب کا ڈائریکٹ ٹیکس بنے گا یا میرا ٹیکس بنے گا جو میری ذاتی انکم ہے، اس کے اوپر جو میں انکم ٹیکس دوں گا وہ میں کلیم کر سکتا ہوں. ایک ہے کہ میں نے بازار میں گیا، مارکیٹ میں گیا، میں نے ایک چیز پروڈکٹ بائی کی، صابن لیا، میں نے پیٹرول لیا، ان کے اوپر جو سیلز ٹیکس ہے وہ میں نے لائبلٹی پے کر دی، میں اس کو کلیم نہیں کر سکتا. جی عبداللہ صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ بنیادی باتیں تو آپ کو مدثر صاحب نے بتائی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے پہلی بات تو ہے کہ جو کامن مین ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کا ملک اس وقت تک نہیں چل سکتا، اس وقت تک آپ کو سہولتیں نہیں دے سکتا، صحت کی، تعلیم کی، انوائرمنٹ کی، جب امیر لوگ ڈیولپمنٹ کی، جب تک کہ آپ جو حکومت ہوتی ہے اس کو آپ ٹیکسز نہیں دیں گے. یہ آپ کے وہ چیزیں ہوتی ہیں، ٹیکس جو ہوتا ہے جو آپ جب دیتے ہیں تو ریٹرن میں آپ ہی کو ملتا ہے. مطلب آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو آپ کو فری میڈیسن ملتی ہیں، ایمرجنسی میں اللہ نہ کرے چلے جاتے ہیں. آپ کا بچہ اگر اسکول جاتا ہے تو آپ کو فری ایجوکیشن ملتی ہے، آپ کو انوائرمنٹ ملتی ہے. جیسے ابھی جو 26 ترمیم میں ہمارے آئین کے دستور کے آرٹیکل 9 میں اضافہ کیا گیا کہ جو صاف آب و ہوا یہ آپ کو بنیادی حق ہے. دیکھیے سمپل سی بڑی بات ہے کہ آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں جو آپ کی اگر ٹیکسیبل انکم میں آتا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنی ریٹرن دیں. اب بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم کیوں ٹیکس دیں، جی ہم تو دے رہے ہیں. ہاں آپ باقی ٹیکس دیتے ہیں اور آپ ہر چیز پہ دے رہے ہیں. صرف اور صرف فرق یہ پڑتا ہے جیسے مدثر صاحب نے کہا کہ جب تک آپ اس کو آپ ریٹرن کی صورت، گوشوارے کی صورت میں اس کو کلیم نہیں کریں گے، مطلب آپ نے جو دیا ہوا ہے اس کو آپ نے صرف کاغذوں میں لانا ہے، ڈاکومنٹیشن میں لانا ہے، تو یہ ایک ڈاکومنٹڈ اکانومی بن جائے گی. ہاں بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی انکم کم ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو جو ٹیکس ڈیڈکشن ہے، جب آپ کا ٹیکس کاٹا گیا وہ آپ کی ریفنڈ میں آ جاتا ہے تو آپ کو وہ واپس بھی مل سکتا ہے. اب یہ ہے کہ اگر آپ ٹیکس گزار ہیں تو آپ کو بہت سی سہولیات ہیں. مثلاً اب آپ
प्रॉपर्टी बेचने गए हैं 370 है, तो जो अभी इंसर्शन हुआ है, तो आपको एज ए सेलर अगर आपने टैक्स गुशवारा जमा कराया, एक्टिविटी टैक्स पे लिस्ट पे हैं, तो टैक्स कम देना आपको 3% देना पड़ेगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप 10% देना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपने चीज प्रॉपर्टी खरीदी है तो 7% फायदा है इसके जी, 7% फायदा है। इसी तरह आप गाड़ी लेने गए हैं, कोई और चीज लेने गए हैं, तो ये फवायद हैं, नुकसान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको मैनेजमेंट आनी चाहिए। मसलन आपकी इनकम ग्रॉस इनकम कितनी है, और अगर आप में से आप अखराजात निकालेंगे तो मे बी आपका जो नेट इनकम बने तो टैक्सेबल ना हो। तो ये होती है मैनेजमेट, ये टैक्स एविजन नहीं होती, इसको आप मैनेज ऐसे करते हैं। अब ये कौन कर सकता है? जैसे मुदस्सर साहब ने बताया कि वो कंसल्टेंट है, आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, वो आपको एजुकेट भी करेगा, बताएगा भी सही। एक चीज़ ज़रूरी है जो मेरे ख्याल है कि मुदस्सर साहब ने भी शुरुआत में कही है कि जब हम सजा और जजा की बात करते हैं ना, हम लोगों को डराते हैं, ये कोई वतीरा अच्छी बात नहीं है। हमें लोगों को इंसेंटिव डंडे के बगैर हम बाज भी तो नहीं आते। लोगों को हमें एजुकेट नहीं, लोगों शीजा साहब क्या फरमाएंगे आज? मैं एक मिनट, लोगों को हमें एजुकेट करना चाहिए, और इसके रिटर्न में जो मसलन हेल्थ की 75 साल हो गए हैं एजुकेट करते। नहीं ऐसी बात नहीं है ना। मसलन हमें हेल्थ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन का हमारे आइन में है कि 6 साल से लेकर 16 साल के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी, तो मिलनी चाहिए। लोगों के घर के बाहर सिक्योरिटी होनी चाहिए, सेंस ऑफ उनके जो बिजनेस है प्रोटेक्शन होनी चाहिए। वो तो एक अलग मौजूद है जी। तो उसके वजह सहूलियात भी मिलेंगी। जी शीजा साहब आप बात को आगे बढ़ाएं जी। जी, दोनों एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर दिया सारे चीज़ को। और जिस तरह मैं एज ए लॉयर राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात ज़रूर करूँगी कि हम जो टैक्स को एक प्रॉब्लम की तरह से लेते हैं अपनी ज़िंदगी असल में ये हमें गाइड, हम इसको ना मुसीबत समझते हैं, हम कोई अल्लाह माफ़ फरमाए समझते के बारे में मुश्किल तो जहाँ पे हमारे कुछ राइट्स हैं वहाँ पे टूवर्ड्स हमारी कंट्री कुछ लाइबिलिटीज़ भी हैं, और ये टैक्स देना हमारा एक बहुत एक मेजर फ़र्ज़ है। आप दीनी तरीके से भी देख लें और आप शरई अखलाकी और कानूनी तौर पे भी आप इसको देखें। मैं एज ए लॉयर बात करूंगी कि हमारे पास जब लोग आते हैं फाइलिंग के लिए, क्योंकि बाकी माहिरीन ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह से इसको बता दिया कि क्या प्रोसीजर और क्या होना चाहिए और क्या नहीं। हमारे पास लोग आते हैं कि जी टैक्स को एवेड किस तरह करें, क्या ऐसा करें कि इस चीज़ पे टैक्स ना देना पड़े। फिर जो हमारी रोज़मर्रा की जो हमारी ज़रूरियात की चीज़ें हैं जो हम उन पे टैक्स देते हैं वो हमें और ज़्यादा चुभता है। मूवेबल पे तो हमने देना ही देना है, वो तो जाहिर है। आपने एक चीज़ खरीदी है तो आपने आपका एक फ़र्ज़ है कि आपने अपनी स्टेट को भी वापस करना है। लेकिन जब हम रोज़मर्रा की चीज़ों के ऊपर बात करते हैं तो वो हमें क्यों, सारी दुनिया का एक निज़ाम है, लेकिन हाँ इसमें गवर्नमेंट का और हमारी जो स्टेट का एक वो जो रोल है वो ये आ जाता है कि उस टैक्स की एवज़ हमें वो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी प्रोवाइड करें। शहरी का और रियासत आपस में मुआहदा है। जी बिल्कुल, एक ही मुआहदा है। आपने एक इस पाकिस्तानी शहरी होने का आपने ये एक कीमत सोच लें आपने अदा करनी है इस मुल्क में रहने की, जो आपको एक आइडेंटिटी दे। कीमत हम बहुत बड़ी पे कर रहे हैं। नहीं, हमारे पास हमेशा अच्छी और बुरी बातें तो, लेकिन जो बेसिक सी बात है जो टॉपिक है हमारे शो का वो ये है कि मैं दोनों तरफ अग्री करूंगी कि एक तरफ हमें थोड़ा सी सख्ती भी करनी चाहिए। जिस तरह मिनिस्टर आके कह देते हैं टीवी पे कि कोई फ्लाई नहीं कर सकेगा पाकिस्तान से बाहर, सिम बंद हो जाएगी। जी, सिम बंद हो जाएगी। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारी कौम डरती है और शायद इसकी वजह से टैक्स जमा कर दें, क्योंकि इसके अलावा दोनों का एक मिक्सचर बना के हमें करना चाहिए। एजुकेट भी करना चाहिए, मैं सर की बात से एग्री करूंगी, और फिर हमें एक थोड़ी सख्ती और डेटरेंस का भी एक वो देना चाहिए ताकि हम लोग जितना टैक्स बनता है उससे उतना वसूल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और वो आगे 100 बंदों को बताया भाई अब करप्शन नहीं होनी, लोग लॉयर्स और कंसल्टेंट्स के पास इसलिए ना जाएं कि टैक्स से बचने का या छुपने का क्या तरीका है। इंस्टेड वो जाएं क्योंकि अब बड़ा यूजर फ्रेंडली तरीका है, ऑनलाइन पोर्टल भी है, आप किसी लॉयर के पास भी जाके अपनी फाइलिंग्स कर सकते हैं। सो हर तरह का तरीका मौजूद है, लेकिन अगर हम करना चाहें तो। आज हमारा मौजू है पाकिस्तान में जो टैक्स का निज़ाम है, इसकी खूबियाँ क्या हैं, इसके कमालात क्या हैं, इसके अंदर मुश्किलात क्या हैं, और एक आम जो शहरी है, जो पाकिस्तानी शहरी है, उसका रियासत के साथ और रियासत का उसके साथ एक MOU है। वो MOU है पासपोर्ट की शक्ल में, वो MOU है शनाख्ती कार्ड की शक्ल में, वो MOU है इस मुल्क का शहरी होने की बुनियाद पे। तो रज़ा साहब मैं आपसे मुदस्सर पूछना चाहूँगा कि जो नेटवर्क है टैक्स लेने का या फाइलर बनने का या बनवाने का, कोई आसान वे कौन कौन से हैं ताकि लोग डरें भी ना और उनको ये बताया जाए कि यार इसके अंदर आपका फ़ायदा है। और ख़ास तौर पे जो सैलरी बेस्ड लोग बेचारे होते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स उनसे जबरन वसूल किया जाता है और उनकी सैलरी से पहले टैक्स काटा जाता है, यानी कि
वसूल किया जाता है, उसके बाद सैलरी दी जाती है, और जो जितना ज़्यादा बिजनेस मैन है उतना वो ज़्यादा कम टैक्स देता है। ये एक आम राय है, लेकिन मैं तो जो बिजनेसमैन बड़े हैं उनको सलूट मारता हूँ, इसलिए कि उनका बहुत बड़ा रोल होता है मुल्क चलाने के लिए। ज़िया साहब, इसके लिए कैसे हम ब्रॉड कर सकते हैं अपने टैक्स बेस को, एक दो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। देखिए, पाकिस्तान में लास्ट ईयर तक टोटल जो रिटर्न सबमिट की थी लोगों ने वो 2.8 मिलियन थे, मींस 28 लाख थे। ठीक है। इस दफ़ा इन्होंने बहुत सख्ती की, बहुत मीडिया पे उसका लोगों को इस तरफ कायल किया, प्यार से, मोहब्बत से, सख्ती से। तो इस दफ़ा भी अब टोटल जो रिटर्न सबमिट हुई हैं 2000 टैक्स ईयर 2024 में विच आर 4.8 मिलियन, यानी कि 48 लाख। अब मैं आपको बताऊं हैरान को इंकशाफ कि उस 48 लाख में 18 लाख वो रिटर्न्स जो नील की सबमिट हुई हैं। सही। अब आप देखिए 48 में से आपने वो 18 निकाल, पीछे रह गए 30 लाख। जी। 30 लाख में से तकरीबन 15 लाख या इससे ज़्यादा सैलरीड पर्सन है जिनकी जो मैंने भी सवाल किया जिनकी जो आपने कहा आप चाहें ना चाहें वो रिटर्न सबमिट होती है। तो पीछे अगर आप देखेंगे 25 करोड़ आबादी में से मुश्किल से 10 लाख हैं जो लोग अपनी रिटर्न सबमिट कर रहे हैं। आपको दूसरी तरफ मैं बताऊं, इंडिया में कितने लोग रिटर्न सबमिट करते हैं, कोई अंदाज़ा? 7 करोड़ लोग रिटर्न सबमिट करते हैं इंडिया में। ठीक है। इससे अंदाज़ा लगाइए कितने फीसद ज़्यादा बनता है हमसे? हमसे वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है ना। जी मैं आबादी अगर आप कैलकुलेट कीजिए, उनकी 140 करोड़ है, हम 25 करोड़ हैं। 1.5 अरब आबादी। जी। अब सवाल ये है कि उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया तो हमारे पाकिस्तान में 1.9% लोग रिटर्न सबमिट करते हैं। उसमें मैं शामिल वो उनको कर रहा हूँ जिन्होंने नील की है या सैलरी को निकाल दें तो बिल्कुल कम है, जबकि इंडिया में और वो एक सेकुलर रियासत है, हम इस्लामी जमहूरिया में पाकिस्तान में रहते हैं। बेशक हम मुसलमान हैं, सच्चे फिर भी हम ही हैं। तो 2.9% इंडियंस रिटर्न्स अपनी सबमिट करते हैं, हमारा सिर्फ 1.9 है। तो कहाँ 7 करोड़ रिटर्न्स और कहाँ 48 लाख। ये तो मैंने आपको एक इंडेक्स बता दिया। अच्छा, अब हमने ये देखना है, इस पर थोड़ा ऐड करूँगा। आप इंडिया का देखें ना कि उन्होंने पीछे एक तकरीब हुई है वहाँ पे, तो जो पहले 6, 7, 8 रो थी वहाँ सारे के सारे बिजनेसमैन उन्होंने बैठाए हैं। उन पहली लाइनों में जो चेयर हैं वहाँ पे उन्होंने अपने अदाकार जो पैसा मुल्क के अंदर लेके आ रहे हैं या इकॉनमी के अंदर मज़ीद जान डाल रहे हैं, उनको वो इज़्ज़त भी देते हैं। हम तो पकड़ दकड़ में लग जाते हैं। सर यही मैं इसी तरफ आ रहा था कि एक तो ये इंडेक्स बताया है मैंने, और दूसरा हम उन्हीं लोगों को जो चंद लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं को स्क्वीज़ करते रहते हैं। सही। बेशुमार एनालिस्ट ये बात करते हैं कि यार आप प्लीज़ इसको ब्रॉड तो करें ना। जैसे एक बहुत बड़ा हमारा ड्रॉप है कि एग्रीकल्चर, अब मैं ये नहीं कहता कि जिसके पास थोड़ी ज़मीन है आप उस पर टैक्स लगा दिए, लेकिन अगर जो मुरब्बों और मुरब्बों का मालिक है और जिसकी इनकम करोड़ों में है, तो वो एक आदमी जो 50 करोड़ कमा रहा है वो शायद इनकम टैक्स में उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, जबकि एक आदमी सिर्फ जिसकी 60-70 हज़ार सैलरी है उसका आप टैक्स काट लेते हैं। वो तो अपने कर्जे माफ़ करवा लेते हैं, टैक्स से दूर की बात। अब मैं इस पॉइंट की तरफ आता हूँ ताकि हमारा क्वेश्चन था कि आपने किस तरह टैक्स नेट को बढ़ाना है। देखिए, इसके लिए हमें वो करना पड़ेगा जो हमारे नेबरिंग कंट्री ने किया। ये सबसे आसान तरीका है। देखिए उन्होंने क्या करा, फार्मूले मौजूद हैं, सिर्फ हमने अडॉप्ट करना है, उनको नाफिज करना है, पेस्ट करना है। सर उन्होंने 17 रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। जैसे उन्होंने कहा जी किसी का पासपोर्ट नहीं बनेगा जो नॉन फाइलर होगा। सही। उन्होंने कहा कि जी अगर कोई बंदा जो नॉन फाइलर होगा उसकी एडवर्टाइज नाम करना शुरू कर दे, बिजनेसमैन और रिटर्न सबमिट नहीं करा रहा, वो प्रॉपर्टी नहीं बाई कर सकता, वो व्हीकल कोई नहीं बाई कर सकता, वो लेन देन नहीं कर सकता, वो बैंक से लोन नहीं ले सकता। ये देखिए ये वो रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर हम अपनी सोसाइटी में लगाएं जो कि इस वक्त गवर्नमेंट करना चाह रही है। मैं इस वक्त जो हमारे वजीर ख़जाना है और जो हमारे चेयरमैन FBR है उनकी आप लास्ट वीक उनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए। अब लग रहा है कि विल है, ठीक है। और विल ये कह रही है कि उन्होंने सीधा बताया कि जी अगर आपने नहीं किया, विल तो है लेकिन अगर 20 साल विल रहेगी तो तरक्की सामने आएगी ना। जी सर, ये 2 महीने या 2 साल की बात तो है नहीं। सर आपने वो 20 साल से मुझे जिक्र याद आया कि 1992 में इंडिया ने IMF के पास गया था और $2 बिलियन के लिए उसने अप्लाई किया था लोन। सही।
वो दिन था मनमोहन सिंह साहब उस वक्त उनके एक की पर्सन थे जो उन्होंने इनको एक रोड मैप दिया कि आगे हमने 15 इयर्स के लिए इंडिया की क्या पॉलिसी करनी है। देखिए एक तरफ देखिए कि एक मुल्क $2 बिलियन के लिए IMF के पास जा रहा है, और आज मैं बताऊं कि इंडिया के रिजर्व्स कितने हैं। इंडिया के रिजर्व इस वक्त 660 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स हैं, ठीक है, जो $2 बिलियन के लिए गया। जी अब्दुल्ला साहब, ये जो GDP है ये क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी GDP की ग्रोथ का फ़ायदा क्या है? मैं चाहता हूँ कि जो GDP का आपसे सवाल है, इसका फ़ायदा एक मज़दूर से लेके एक सनतकार को कैसे पहुँचता है? देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि जब भी कोई हर साल टैक्स का निज़ाम आता है, बजट पेश किया जाता है पार्लिमान में, तो कोशिश तो यही होती है कि ऐसे सेक्टर जो टैक्स में नेटवर्क में नहीं आए उनको टैक्स नेटवर्क में लाया जाए, और जो मुल्क की जो इकॉनमी है उसको जो ग्रोथ है हमारी उसके मुताबिक किया जाए। अनफॉर्चुनेटली दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में टैक्स कल्चर नहीं है, हम टैक्स नहीं देना चाहते। दूसरी बात यह है कि जो टैक्स लेने वाले इदारे हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग ही नहीं है कि वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाकर जो टैक्स एविजन होती है आजकल दुनिया में उसको कैसे कंट्रोल कर पाएँ या लोगों को कैसे एजुकेट कर पाएँ। देखिए, अभी मसलन जो बजट हमारा आया 2024-25 का, इसमें 28.9 ट्रिलियन बजट रखा गया, एक्सपेक्टेड है इस साल के लिए। फिर जो FBR पे डाला गया वो 12.9 ट्रिलियन डाला गया है। तो बुनियादी तौर पर मकसद यही था कि जो हमारी ग्रोथ रेट होगी वो 3.6% एनुअल होगी, और जो इन्फ्लेशन रेट है उसको हम 12% तक रखेंगे, ताकि जो मुल्क के इदारे हैं वो फ्लोरिश कर पाएँ, जो बिजनेसमैन हैं इनको हम ऐसी इन्वायरमेंट दें कि वो उस माहौल में अपनी इकॉनमी को बेहतर करे, और मुल्क में जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाया जाए और जो इम्पोर्ट है उसका हुजम कम किया जाए। लेकिन जब तक हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में बैलेंस नहीं लाएंगे उस वक्त हमारी जो टैक्स टू GDP रेशो है वो कभी भी, जैसे हम चाह रहे हैं कि 7% से लेकर 9% तक होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ अगर दुनिया के साथ कंपैरिजन किया जाए तो हम बहुत पीछे हैं। इसलिए पीछे हैं कि हमारे यहाँ टैक्स देने का रिवाज ही नहीं है। जैसे मुदस्सिर साहब ने बड़ी डिटेल के साथ ये बात की है, रिवाज भी नहीं है, हम नए नए तजर्बे भी तो करते हैं, देना भी नहीं चाहते। देखिए ना, जैसे अभी कैलकुलेशन हुई है 2013 में मुल्क तो बहुत आगे जा रहा था। मसलन अभी हमने 28 लाख किए, तो 28 लाख में से 70% तो वो हैं जिन्होंने सिर्फ गोशवारे जमा कराए हैं, और वो भी हमने IMF को सेटिस्फाई करने के लिए किया है। इसलिए हम करते हैं कि IMF कहता क्या है, IMF कहता है कि पहली बात तो ये है कि जो आपके अपने अखराजात हैं उनको आप कंट्रोल करें, फजूलियात में अब ना जाए। दूसरी बात यह कि अब टैक्स बेस बढ़ाएं। हम देखिए ना, वो कह रहे हैं कि रेड कारपेट जो इसको खत्म करें। जी, टैक्स बेस ये इस्लाम का तुरा हम बढ़ाते नहीं है। मसलन अभी मुदस्सिर साहब जो बात करें वो बड़ी बिल्कुल सही है। देखिए ना, उसमें से भी 28 लाख में से भी आधे तो 9 लाख तो वो हैं जिन्होंने इनकम डिक्लेयर नहीं की, सिर्फ गुछवारी दी है। अब बाकी जो रह जाते हैं उसमें 70% वो हैं जो सैलरीड क्लास है। अब देखिए, अब बात बढ़ा, टैक्स नेट उसी वक्त बढ़ेगा जब आप ग्रॉस टैक्स करेंगे। ग्रॉस टैक्स ये होता है कि जब आप लोगों पर टैक्सेशन करेंगे। मतलब आप कोई चीज़ खरीदने गए हैं, आपको तो टैक्स कट गया, ना तो उसमें डिपार्टमेंट का कोई भला है ना कोई किसी और इदारे का, वो तो आना ही आना है। बात तब बनती है कि जब आप पे टैक्सेशन दफातर में बैठ के अगर लगाया जाएगा, आपकी इनकम असेस की जाएगी। अब लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग फिर रहे हैं, क्या वो टैक्स देते हैं? मसलन हम ये भी चेक नहीं करते अपने मुल्क के मुफाद आमा में कि हम खाना खाने गए हैं, हमने वहाँ पर जो टैक्स हमारा जो सेल टैक्स काटा है, वो जो क्या उसने काटा भी है कि नहीं। जैसे गवर्नमेंट अब अनाउंस कर रही है कि जी आपको 20,000 रुपीज़ प्राइस दीजिएगा, आप कंसीलमेंट करेंगे। हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं, हम कर पाए, हम कंज्यूमर सोसाइटी बन ही नहीं पाए। मतलब हम चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमने कभी उस पर कभी प्राइस नहीं चेक की, हमने मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं कब चेक की। हाँ, हालांकि ये लेबर डिपार्टमेंट का काम है कि वो दुकानों पे जाए और देखे उन्हें रेट। ऐसे लोग मौजूद हैं मौलक साहब जो टैक्स लेते तो हैं खाने के नाम पे या मुफ्त चीज़ों पे, तो वो आगे जब रसीद देते हैं तो वो पक्की रसीद नहीं होती, वो कन्फर्म रसीद नहीं होती। जैसा आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि वो भी जाली होती है। ये भी हमारा काम है ना, बतौर हम से टैक्स अगर स्टेट को नहीं दे रहे। देखना, अगर हम टैक्स GDP रेशो बढ़ाना चाहते हैं, क्या फरमाएंगे आप?
کی گفتگو کو آگے لے جاتے ہوئے اور بات میں آپ کے پہلے سوال میں ایڈ کرتے ہوئے یہ کہوں گی کہ ہمیں اس کی پراپر میئرز لینی چاہیے کہ کس طرح ہماری ٹیکس کلیکشن بہتر ہے. ہم ایکویلٹی کی بجائے اگر ایکویٹی کے پرنسپل کے اوپر تھوڑا سا دھیان دیں کہ ایک میجورٹی انکم والے لوگ ہیں ان پہ بھی ہم وہی ٹیکس لگا رہے ہیں, اور ایک جو سیلریڈ کلاس ہے یا لیبر کلاس ہے ہم ان کو بھی اسی لائن آف ایکشن کے اندر میئر کر رہے ہیں. تو اس طرح تو کبھی بھی ہم ایک ہارمنی نہیں لا سکتے. ایک برابری کا جو وہ کانسیپٹ ہے نا, پھر وہ جو نیچے کا طبقہ ہے وہ نیچے ہی جاتا جاتا ہے اور اوپر والا طبقہ اوپر کی طرف ہے. ہماری سوسائٹی سے اور ہمارے ملک سے مڈل کلاس میرا خیال ہے ختم ہوتی جا رہی ہے. اور میں ایک اور اسٹڈی بھی پڑھ رہی تھی, ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی جس میں لکھا تھا کہ اگلے 2 سال میں مڈل کلاس ٹوٹلی ختم ہو جائے گی, کیونکہ یہ ہم لوگوں نے اب ہم دیکھتے ہیں ہماری شادیاں, آپ دیکھیں اتنی بڑی بڑی 10-10 15-15 دن مہینوں کی شادیاں جس کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ 35 کورس میلز چل رہے ہوتے ہیں. تو کیا وہ ٹیکس اگر یہی پیسہ وہ سارے گورنمنٹ کو دے دیں اپنے ملک میں رہنے کی وہ کر دیں, تو کیا ہم لوگ یہ IMF اور اس طرح کی جس طرح کی چیزوں کے ہم پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم شاید نہ بھاگیں. تو ہم وہی ٹیکس لگا رہے ہیں غریب پہ, وہی ٹیکس لگا رہے ہیں امیر پہ. پھر وہی رول آف لا کی بات ہے کہ امیر کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی احتساب اس طرح نہیں ہے, لیکن کسی کی سم بند کر رہے ہیں, کسی کا کچھ کر رہے ہیں, کسی کے اوپر کوئی امپلیکیشن لگا رہے ہیں. تو اس طرح تو ہم نہیں بہتر کر سکیں گے. آئی تھنک ہم لوگوں کو اپنا یہ سارا سسٹم ایک اوور ہال, ہمیں ہولسٹک اوور ہال جن کو کہتے ہیں نا, اس کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنا ٹیکس کلیکشن کا جو ایک میتھڈ ہے, ایک جو میکینزم ہے اس کو ہم کریں. ہم پچھلے پرانے طریقوں پہ چلے آ رہے ہیں اور ہمارے آس پاس اتنے ممالک ہیں جن کے اندر اتنے بہترین ماڈلز چل رہے ہیں. ہم تھوڑا تھوڑا ہر ماڈل بھی اپنے حساب سے اپنی کنٹری کے یہ بتائیے کہ جو IMF ہم سے کیا بار بار مطالبہ کر رہے اس حوالے سے؟ سوری پلیز. IMF جو ہے, میرا سوال یہ چیز آپ سے کہ IMF جو ہے وہ ہم سے کیا بار بار مطالبہ کرتا ہے؟ دیکھیں IMF آپ کو ہر سال نئی کڑی شرطوں کے اوپر آپ کے ساتھ تقریباً ایڑیاں ہی رگڑواتا ہے, اور پھر جب آپ کو پہلے تو وہ ایک قسط ریلیز کرنے سے پہلے ملک کے اندر ایک اتنی زیادہ انسٹیبلٹی آ جاتی ہے, سب کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کیا پتہ نہیں کتنی زیادہ انفلیشن آ جائے گی. عام آدمی کے لیے سب سے زیادہ بڑا یہ فیکٹر ہوتا ہے کہ جو روزمرہ کی چیزیں ہیں آپ کی, اس کے اندر بہت زیادہ ایک سگنیفیکنٹ انفلیشن آ جاتی ہے, پرائسز اوپر چلی جاتی ہیں, اور اس طرح کی چیزیں وہ ہمارے پہ ظاہر ہے ہر سال جب ہم امپروو ہی نہیں کرتے اپنی سچویشن قرض لینے کے بعد, ہم الٹا ڈبل قرض مانگنے چلے جاتے ہیں, تو وہ ہمیں اور زیادہ پھر اس کی امپلیکیشنز دیکھنی پڑتی ہیں. ایک میں بات ایڈ کر دوں, میں پرسوں ایک نجی ہوٹل کے GM کے پاس بیٹھا تھا, تو اس کو ایک فون کال آئی جو ایونٹ کا انعقاد کرواتے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ بڑا بات فون سے رکھ دی, تو بڑا حیرانگی سے اس نے کہا کہ 3.5 کروڑ کا بجٹ ہے جی ایک شادی کے لیے. تو جب دیکھیں نا ہم 3.5 کروڑ روپے اپنی ایک نمود نمائش کے لیے لگا سکتے ہیں, لیکن یہ 3.5 کروڑ بجٹ ہے اس فیملی کا شادی کے لیے, جن لوگوں نے موو کرنا ہے وہاں پہنچنا ہے تقریبات میں, وہ ڈال کے آپ کا 5 کروڑ کا 5 ہو جائے گا. اور اس میں ابھی وہ جو اپنا وہ جہیز ہے, جو آپ نے زیورات آپ نے بیٹی کو دینے ہیں, جو بہو کو دینے ہیں, وہ اس میں شامل نہیں ہے. یہ آخری ایک دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں کہ جو بجٹ ہوتا ہے یہ پولیٹیکل ڈاکومنٹ ہے, جس طبقے کا زیادہ زور چلتا ہے وہ اپنے مفاد لے جاتا ہے, اور باقی جیسے شیزہ نے کہا کہ باقی جو ہم لگا دیتے ہیں اسی طبقے کو ہم لگاتے ہیں جو آلریڈی ٹیکس نیٹ ورک میں ہوتا ہے. نئے کے لیے ہم کوشش ہی نہیں کرتے, نیا نہ دینا چاہتا ہے. جیسے ہمارے سابقہ چیئرمین شبر زیدی صاحب تھے, وہ بیچارے پٹ کے مر گئے کہ جناب یہ لگایا جائے, لیکن کوئی دینے کے لیے کیا. جی مدثر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہاں پہ کیونکہ ہمارا موضوع دین اور دنیا ہے, تو میں دین کے حوالے سے بھی یہ بات کروں گا. جیسے مس شزا نے بھی ایک بات کی نا کہ ہماری مڈل کلاس ختم ہو رہی ہے, تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جس معاشرے میں دولت کی تقسیم عدم مساوات پر مبنی ہو تو وہاں پر 2 انتہائی جنم لیتی ہیں. ایک وہ انتہا لیتی ہے جہاں جو انتہا کروڑوں روپیہ صرف بچے کے ولیمے پہ لگا دیتی ہیں اور کروڑوں روپیہ شادی پر, اور وہ پھر دنیا کی لذتوں میں اس طریقے سے پھیلتے ہیں کہ وہ معاشرے میں برائی کا سبب بنتے ہیں. اور جو انتہا نیچے غریب طبقہ اتنا غریب ہو جاتا ہے کہ وہ اتنے اس کو 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ وہ اپنے رب کو کیا یاد کرے اور اس کے نبی کی سنتوں کا یاد کرے, 2 وقت کی روٹی سے نہیں ملتی. اور مدثر صاحب, وہ جو شادی کروڑوں میں ہوتی ہے اور وہ اربوں میں پہنچ جاتی ہے, اس جو شادی کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے, نیگیٹو جو اثر ہے, وہ بچیوں اور بچوں کے ذہن پہ پڑتی ہے جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے. آج ہمارا موضوع بہت ہی اہم ہے, اور موضوع ہے پاکستان کا جو ٹیکس کا نظام ہے, اس کے اندر خوبیاں کیا ہیں, اس کا فائدہ کیا ہے, دینے کا کیا فائدہ ہے, لینے کا فائدہ کیا ہے, ایک شہری کے اوپر
क्यों ज़रूरी है, स्टेट के ऊपर क्या टैक्स लेने के बाद ज़िम्मेदारियां आयद हो जाती हैं, यानी कि उस रियासत ने उस शहरी को क्या फ़ायदा देना है, कौन कौन सी उसने सहूलियत फ़राहम करनी, जो है एजुकेशन है, सड़कों का नेटवर्क है, बाकी जितनी भी स्टेट को चलाने के सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने का मामला होता है, जो हमारे दफाई इदारे हैं, जो अंदरून मुल्क पुलिस है, ये बाकी जितने भी इदारे हैं, इसके लिए टैक्स देना भी ज़रूरी है। और जब कोई एक शहरी टैक्स देता है तो उसको भी फ़ायदा होता है, मुल्क को भी फ़ायदा होता है। बिल आखिर आप देखिए ना कि उस शहरी ने उसी मुल्क का पानी यूज़ करना है, गैस है, सड़कें हैं, हॉस्पिटल है, एजुकेशन का निज़ाम है। तो मैं अब प्रोग्राम के आखिर में अपने पैनल से ये पूछना चाहता हूँ, मुझे साहब क्या कितना ज़रूरी है एक शहरी का जो टैक्स देना कितना ज़रूरी है, उस पे ऊपर हमने बात की है। साथ हमें ये बताइए कि जितना ज़्यादा नेटवर्क वसी होगा, टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा वसूल किया जाएगा, उसका फ़ायदा क्या है, और कुछ नई अच्छी तजावीज़ भी हों, यानी कि हम दावे बहुत बड़े करते हैं और 6 महीने साल 2 साल बाद फिर इलेक्शन से पहले कहते हैं हमने ये करने की कोशिश की लेकिन हमें करने नहीं दिया गया। तो ये जो हीले बहाने हैं, क्या कहेंगे आप? ज़िया साहब, मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखता हूँ आपके सामने, उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे लोग कि हमारी पोजीशन इस वक्त कितनी वीक और कितनी कमज़ोर है। देखिए, इस साल टैक्स ईयर 2025 के लिए FBR ने टोटल कलेक्शन का टारगेट रखा है ऑलमोस्ट 13,000 अरब। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर ये जो कि बहुत मुश्किल है, अगर इसको कलेक्ट कर लें, फ़र्ज़ कर लें कलेक्ट भी कर लेते हैं 13,000 अरब, यू नो कि हमने इस साल के दौरान डेट सर्विसिंग में कितने पैसे पे करने हैं। इन 12,000 में से 9,700 यानी 75% ऑफ टोटल टैक्स कलेक्शन विल बी यूज टू पे योर डेट सर्विसिंग। अल्लाह अकबर। पीछे कितने रह गए? 25, जो पूरे पाकिस्तान के लिए। और इससे भी हैरत अंगेज मैं बात बताऊं आपको कि इस 25 में से अगर हम बजट, अपना डिफेंस बजट को निकाल दें, यू नो पीछे कितनी फिगर बचती है? सिर्फ 9%। ये इसकी मिसाल आप देखें, एक बंदे की 1 लाख सैलरी हो और वो घर में आए और सारा वो उसको पैसे ले लिए जाएं और उसको सिर्फ 9,000 बचे पूरे घर को चलाने के लिए। अब इस 9% में नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है। जी, यहाँ तक नौबत पहुँच चुकी है कि आपका सिर्फ डेट सर्विसिंग और डिफेंस को निकालें तो सिर्फ आपके पास 9% बचता है टोटल बजट का। अब आप देखें, इस बजट में आपने अपना इसमें नेटवर्किंग भी करनी है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को भी पे करनी है, पूरी हुकूमत भी चलानी है, डेवलपमेंट बजट भी रखना है। क्या ये मुमकिन है? मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन है। फिर क्या होता है, इस चीज़ को पूरा करने के लोग, गवर्नमेंट फिर और लोन लेती है, और ये लोन पे लोन ले आज हम ये पोजीशन आ गई कि 9% बचा है हमारे पास बजट, और 1-2 साल में अगर देता है वो अपनी मनवाता भी है। सर, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब वो क्यों ना मनवाए कि जब दुनिया का असूल है, कोई खाना मुफ्त नहीं खिलाता, नहीं देता। जो खाना खिलाता उसके पीछे कोई वजह होती है, लेकिन वो जो खिलाने वाला इम्पोज करता है वो फिर अवाम के ऊपर उसका आता है ना। और अवाम की अब पेइंग कैपेसिटी इतनी, जनरल पब्लिक की इतनी पेइंग कैपेसिटी, जितने यूटिलिटी बिल्स आ रहे हैं, खासकर इलेक्ट्रिसिटी का बिल, गैस का बिल, उसने लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। मैं फिर अपने उस पॉइंट की तरफ आता हूं कि अब आज ये हमारी हालत है कि हमारे पास कुछ नहीं बचता। अब गवर्नमेंट के लिए लाजिम है, जीना और मरना है कि इसने अपने रेवेन्यू को, टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना है। इस टैक्स कलेक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये बड़ा अहम सवाल है। अब उसके लिए गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में बिजनेस प्रमोट करे, और वो और सबसे पहले ये भी करे जो सादगी का कल्चर है उसको आम करे सर, और अमल नज़र भी आए। वो तो सबसे पहला है। वो इस वजह से कि हमारे पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा है बानिस्बत उसके जो उसके पास रेवेन्यू आता है। ये हमारी कमज़ोरी जो सबसे बड़ी, कि अगर गवर्नमेंट को भी अपने एक्सपेंसेस कम करने। देखिए, हम जिस चौमुखी जंग में इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी फंस गई है, कोई एक सिंगल स्टेप इसको आउट नहीं कर सकता। इसके लिए हमें मल्टीपल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपकी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा, IT को आपको बहुत ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा। मेरे नज़दीक, मेरी जो छोटी सी मेरी राय है वो ये कि आज पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशियो जो है 9% है। इस पूरे इलाके में, इस पूरे कंट्री में सबसे कम,
इंडिया में वो 12% से ऊपर जा रहा है, नेपाल में वो माशाल्लाह 20% तक जा रहा है। तो हमें सीरियस होके ये स्टेप्स कर, क्योंकि आज हम फोकस कर रहे हैं टैक्स के ऊपर और भी यानी मौजूद कि है जिसमें हमें कश्तियाँ जलानी पड़ेंगी जी जलानी और पड़ेगी। बिलखसूस हुक्मरानों को अपने ऊपर इत्माद दिलवाना पड़ेगा कि कौम उनको टैक्स देने के लिए तैयार हो जाए, वो ये समझे कि जो टैक्स हम देंगे इससे मुल्क का और हमारे इस आवाम का फ़ायदा होगा। जी अब्दुल्ला साहब क्या फरमाएंगे आप? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम टैक्स देना चाहती है, लेकिन वो टैक्स उस वक्त देगी जब उनका टैक्स दिया हुआ विजिबल आएगा, नज़र आएगा कि क्या उनको सहूलियात मिल रही हैं, क्या उनका बच्चा जिस गवर्नमेंट के स्कूल में जा रहा है वहाँ की एजुकेशन और प्राइवेट स्कूल की जो एजुकेशन है उसका लेवल इक्वल है, क्या जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं वो उसको मिल रही हैं, क्या उसको जो सिक्योरिटी है उसको मिल रही है, क्या उसका जो बिज़नेस है उसको प्रोटेक्शन हासिल है। कहीं वो बैंक से निकलवा कर रास्ते में जाएगा तो कोई उसे 2-3-10 लाख की खातिर उसकी जान तो नहीं ले लेगा। देखें ना, ये वो मैयर हैं जो हुकूमत वक्त को करनी चाहिए, जिससे मुदस्सिर साहब ने आपने भी कहा कि जब तक आप सादगी को नहीं अडॉप्ट करेंगे, जैसे IMF भी यही कहता है कि आप अपने अखराजात कम करें, स्क्रीज़ करें आप उन चीज़ों को, लेकिन हम नहीं कर रहे। अगर हम देखें ना इतना 1300 बिलियन में से ट्रिलियन में से अगर अब 900 ट्रिलियन डेट सर्विसेज के लिए दे जाते जो बाकी बचता है उसमें तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। IMF से भी हम चीज़ें जो कर्जा ले रहे हैं इसको भी हम रीपेमेंट के लिए ले रहे हैं, हम कोई इसमें एडिशन नहीं कर रहे। तो जब तक आप मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन नहीं बनाएंगे, जब तक आप इन्वेस्टर को एतमाद भी नहीं ज़्यादा उनके पैसे का सूद उनको चला जाता है उनको, तो ज़रूरी है कि आप जो इतनी एनर्जी पे आपको टैक्सेशन काम करना चाहिए, लोगों को सहूलियात देनी चाहिए। आप जैसे चाइना ने किया, दुनिया के आपके पास रोल मॉडल हैं। आप आके लोगों को आप कहें कि जी आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, हम आपको 10 साल के लिए नहीं पूछेंगे, तो लोग करेंगे। अगर आप वो बंदा एक चीज़ बनाकर जाकर एक्सपोर्ट करता है तो आप एक्सपोर्ट पे टैक्स काट लें, लेकिन उसको दें तो कुछ नहीं ना। अब मतलब एक अगर आपकी कास्ट ही बढ़ गई है और नेबरिंग कंट्री में आपकी कास्ट प्रोडक्शन कम है तो मैं वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करूँगा, मैं पागल तो नहीं हूँ। हर बंदा अपना फ़ायदा फ़ायदा देखता है। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम दर्द दिल के साथ बैठें, लोगों के साथ बैठें, शेयरिंग करें, और जिसने पैसा लाना। अब शीला साहब क्या फरमाएंगे आप? क्यों ज़रूरत है इस पे तो हमने बात कर ली, और ये तो बहुत ही एक विजिबल सी बात है कि क्यों ज़रूरी है। ज़ाहिर है जो टैक्स हम कलेक्ट करते हैं वो हम अपने आवाम की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए, उनको बेसिक जो आप कहते हैं ना फंडामेंटल उनके जो राइट्स हैं, ज़रूरी आते हैं, हम उनको देने के लिए करते हैं। लेकिन ये करना किस तरह है? जिस तरह बिज़नेस की बात हुई, जिस तरह पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात हुई, सबसे ज़्यादा अगर पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत है तो वो ये ज़रूरत है कि रूल ऑफ लॉ को हम थोड़ा सा बेहतर करें ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े, फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़े। इवन लोकली इन्वेस्ट करते हुए हम सोच रहे होते हैं कि अगर हमारा कोई मसला हो गया कल को, ये बाहर से जो सरमायाकारी आएगी वो तो इस बेस पे आएगी ना कि सबसे पहले पाकिस्तान जो शहरी हैं वो सियासत में हों या अपोजिशन में हों, वो अपना पैसा मुल्क में लेके आए। जी बिल्कुल, मैं इसी बात को आपकी सेकंड करूंगी कि सबसे पहले हमें कॉन्फ्रेंस बेहतर करेंगे तो गैर मुल्की कोई सरमायाकार यहाँ पे पैसे लगाएंगे और उससे भी एक हमारी सिचुएशन बेटर होगी। बाकी जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हमारे जो पुराने टैक्स कलेक्शन के तरीके हैं हमें उनको रिव्यू करना पड़ेगा, और जिस तरह की शादियों की हमने बात की या इस तरह की और एक्स्ट्रा एविडेंट चीज़ों की बात की, इन सारी चीज़ों को फिर आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाया जाता है ताकि अगर एक कर रहा है तो वो बच्ची जो अफोर्ड नहीं भी कर सकती वो भी कहे कि मैंने यही करना है, और चाहे उसके माँ बाप कर्ज लेके करें या जिस तरह मर्जी अपने आप को बेच के करें वो ये। हमें इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपना सिस्टम ओवरऑल बेहतर करना पड़ेगा, तो हम कहीं जाके कोई अच्छा माशरा या फिर हम अपने इस काबिल हो सकेंगे कि हम अपने डेट्स पे ऑफ कर सकें या फिर हम ब्रेक इवन पे आ सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे नज़र में करने वाली हैं। जी अपना जी आखिर में क्या फरमाएंगे मुदस्सिर साहब? जी मैं एक ज़रूर बात ऐड करूँगा। देखें, इस्लाह जब भी किसी सोसाइटी या मुआशरे में होती है वो ऊपर से होती है। आप अगर ऊपर जो हुक्मरान तबका जो भी स्टेप्स लेता है वो नीचे तक चला जाता है। सही। अब मैं आपको एक देता हूँ कि जैसे अभी देखें, इन्होंने लास्ट 2 वीक्स पहले FBR ने कुछ सीरियस स्टेप्स लेते हुए, स्वेयर स्टेप लेते हुए कुछ लोगों को टैक्स करप्शन की वजह से, आप यकीन करें, गिरफ्तार FIR पहले काटी और उसके बाद उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया है। अब इससे हुआ क्या कि जब वो थोड़ा सा ज़रा तगड़ा तबका था जिस पे उन्होंने हाथ डाला, फर्स्ट टाइम एवर, वो दिन और आज का दिन दर्जनों बिजनेस मैन मुझसे पूछ सके हैं कि मुदई साहब ये क्या हो गया,
सहम गए सही हैं बात। और मुझसे पूछेंगे जी हमें हमारे अंदर कोई ऐसी चीज कोई ट्रांजैक्शन हालांकि ये मुल्क के मौसन है, अगर टैक्स चोर ना हो तो हाँ सर ये, और आप देखिए एग्जांपल एक बना दीजिए, बाहर मुल्कों में क्या होता है, आप देखिए कि वहां जी, पर ठीक हो गया। कलेक्शन की बेस पर टैक्स आता है, सही, लेकिन जिसको अमेरिका में सिलेक्शन होती है ऑडिट के लिए रैंडम बेसिस पे, जी जी लेकिन जिसकी हो जाती है फिर उसकी एक एक चीज ऐसी की तैसी फिर जाती है और लोगों के एग्जाम्पल बना देते हैं। जी। ख़वातीन हज़रात, आज आपने हमारे पैनल की गुफ्तगू समाअत फरमाया, यह बड़ा अहम मौजू था और ये एक दिन का मसला नहीं है, इसके ऊपर 20 प्रोग्राम भी कम है क्योंकि वक्त की ज़रूरत है। हम 2 दिन पहले शेख सईद साहब हमारे दोस्त हैं और शेख सरफराज साहब उनके पास बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जो बिज़नेस करना है ये किसी बुज़दिल का काम नहीं है, दलेर जो लोग हैं वो बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि जब दलेर बंदे को नुकसान पहुंचता है तो फिर भी कहता है कोई बात नहीं, हम नया कारोबार कर लें, हम दोबारा काम इसी को शुरू करेंगे, नया काम कोई ना कोई, तो अल्लाह हमें उसके अंदर से बरकत दे देगा। उनका जो बुज़दिल बंदा होता है वो कभी तरक्की नहीं करता और जो बुज़दिल होता है वो कारोबार नहीं कर सकता। तो मैं ये समझता हूँ जो आज हमारा मौजू है, इस मौजू से जुड़े हुए ये दलेर लोग हैं कि जो किसी ना किसी हालत में इस मुल्क के अंदर बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस कर रहे हैं। तो आप जब देखिए बहुत बड़ी तादाद में लोगों को जॉब मिली हुई हैं। जब खुदा न खास्ता ये कारोबार बंद हो जाएगा तो ये जॉब देना बुनियादी तौर पर रियासत की ज़िम्मेदारी है। इस चीज़ को भी देखें कि जो दलेर और बुज़दिल, जो बुज़दिल है वो ज़्यादातर कारोबार की तरफ नहीं जाता और जो दलेर लोग होते हैं वो कारोबार करते हैं, नुकसान भी उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अल्लाह उनको फ़ायदा देता है। और जब कारोबार में नुकसान ना हो फिर तो वो माल भी हराम हो जाता है ना जी। शरीयत ने यही तो रखा है कि जो सूद है वो हराम है, कारोबार जायज़ है। तो इन चीज़ों को भी हमने साथ देखना। आज हमारा वजीफ़ा है या अल्लाह या अल्लाह। इस वजीफ़े को आपने 313 बार नमाज फ़जर और नमाज इशा का बाद पढ़ना है। इस वजीफ़े की बरकत यह है कि जब आप अल्लाह को बार बार पुकारेंगे, FBI को तो आप पुकारते हैं तो अल्लाह को भी पुकारें, तो जब आप इस वजीफ़े की बरकत से आपको अंदर ये बरकत आएगी कि आपके अंदर जो सुस्ती है, काहली है, लापरवाही है वो ख़त्म होगी। और इस वजीफ़े की बरकत से, अल्लाह को पुकारने की बरकत से आपकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी, वो चुस्त होगी, वो काम करने की आदत बनेगी। और इस वजीफ़े की आखिरी जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर कुछ करना चाहते हैं और कर नहीं पाते, कहते हैं यार ये करना चाहता हूँ, उठना चाहता हूँ, दिल नहीं करता, तो जब आप अपने ऊपर 3 दफ़ा सिर्फ या अल्लाह कह के फूंक मारें, दम कर लें, ख़ुद से ही कर लें, तो फिर देखिए कि कैसे करंट आता है और आप उस काम को करने पे लग जाएंगे। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।